सुबह की गुनगुनी धूप ने हौले से छाया का माथा चूमा तो एक भरपूर अंगड़ाई ले वो उठ बैठी। कुछ पल आलस भरी निश्चलता के बाद उसने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर भली सी धूप मुस्कुरा रही थी। पर छाया के मन के आसमान पर पता नहीं क्यों घटाओं का साम्राज्य था। बदली तो खूब जोर से घुमड़ घुमड़ कर बरस जाना चाहती थी, पर बूंदे सोखने को जमीन का कोई टुकड़ा भी तो मिले। मन को किसी तरह परे करके वह रोजमर्रा के कामों में जुट तो गई, पर मन था कि एक बार पूरी शिद्दत से बरस जाने को व्याकुल था। अभय ने भी पता नहीं इस बात को लक्ष्य किया था या उसे जरूरत से ज्यादा चुप देखकर चाय पीते पीते यूं ही पूछ बैठा था, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोई दवा ले लो ना, 2 मिनट में ठीक हो जाओगी। अभय को यूं धारा प्रवाह बोलते देख वो प्रकटतः मुस्कुरा दी। उह, कुछ नहीं है, बस यूं ही। पर अभय तो सुना अनसुना कर अपनी ही रो में बोलता गया, खाया होगा कुछ अंट शंट, शौकीन भी तो बहुत हो। अब कर ली तबीयत खराब, फिर भुगतो। कहा अनकहा सब एक झटके में खत्म कर अभय वापस अखबार की खबरों में डूब गया। तो एक निःश्वास भर छाया ने चाय का बर्तन उठाया और अंदर चली गई। सब्जी छौंक कर छाया ने फ्रिज खोलकर देखा, कल का गुंथा आटा आज के लिए भी काफी था और कुछ करने की इच्छा नहीं हुई तो छाया वापस कमरे में आकर आंखें बंद करके पलंग पर लेट गई। अक्सर तनाव के क्षणों में कुछ पल को यूं आंखें बंद करके लेटना छाया को बहुत सुकून पहुंचाता है। ऐसे में वह मानो झील हो जाना चाहती है, शांत, गतिहीन। पर ऐसा हो कहाँ पाता है। अचानक ही एक हाथ कहीं से आकर उस झील में एक कंकड़ फेंक देता है और ना चाहते हुए भी कड़वाहट की एक लहर उसके पूरे वजूद को झिंझोड़ जाती है। छाया, ए छाया, अरे कहाँ हो भाई? उसे ढूंढते अभय की झल्लाहट भरी आवाज से छाया की तंद्रा टूटी। न तो नहाने का पानी गर्म किया, न मेरे कपड़े निकाले। कर क्या रही हो इतनी देर से? आज ऑफिस जाऊं या काम धंधा छोड़कर घर गृहस्थी संभालना शुरू कर दूं? कपड़े अलमारी में टंगे हैं और गीजर खुद ऑन कर लीजिएगा तो कुछ घट नहीं जाएगा। हमेशा अभय की हर इच्छा तुरंत पूरी कर देने वाली छाया न जाने उस वक्त कैसे चिड़चिड़ा गई। अभय भी शायद उसके इस बदले रूप से हक्का बक्का गया था। तभी तो आगे कुछ और कहने की बजाय उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और चला गया। अरे नाश्ता। पराठे सेकती छाया ने अभय को तैयार होकर बाहर जाते देखा तो गैस धीमी करके उसे पीछे दौड़ी। नाश्ता तो कर लीजिए, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में, अभय ने पलटकर भौं सिकोड़े हुए कहा। शायद महारानी जी अपनी आराम मतलबी में ये भूल चुकी हैं कि इस नाचीज को रोज ऑफिस जाकर सुबह से शाम तक खटना पड़ता है। तब कहीं जाकर आपका यह गुलाम हर महीने कुछ रुपए लाकर आपके कदमों में डाल पाता है। बहुत गुस्से में हो? अभय को यूं झल्लाया देख उसे शांत करने के लिए हमेशा की तरह छाया ने आज भी मुस्कुराहट का सहारा लिया। जी नहीं, कहाँ से गुस्सा लग रहा हूँ आपको? वो तो देर हो जाने पर घर की तरह ऑफिस में भी जूते ना पड़ जाए, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपना नाश्ता करो और आराम से तान कर सो जाओ। मैं गुस्सा गुस्सा कुछ नहीं हूँ। अच्छा बाबा सॉरी, अब गुस्सा थूकिए और चलकर नाश्ता करिए। अपने 12 महीनों के अनुभव से छाया यह समझने लगी थी कि टेढ़ी भ्रुकुटी लिए गुस्से से इनकार करता अभय वास्तव में बहुत तेज गुस्से में रहता है, पर अपना मूड ज्यादा ना बिगड़े इसलिए उतना ही रिएक्ट करता है जितना चाहता है। सो हर बार की तरह छाया ने इस बार भी हथियार डाल दिए। नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो आप खाएंगे नहीं, इसीलिए ठंडे दिमाग के साथ गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा नाश्ता, कहता हुआ अभय अपना ऑफिस बैग उठाकर तेजी से बाहर निकल गया। तो काफी देर से जबरन मुस्कुराहट के पीछे रोके गए छाया के आंसुओं ने औवे देर तक उसकी बातें मानने से और देर तक उसकी बातें मानने से इनकार कर दिया और वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे में छाया को अम्मा की बहुत याद आती है। यहाँ वह अकेली है और उधर अम्मा। शादी के पहले तो छाया जब भी उदास होती छुपाना चाहकर भी अम्मा से छुपा नहीं पाती थी।
पता नहीं अम्मा कैसे जान जाती थी कि कुछ अनचाहा हुआ है, और फिर उनकी पूरी कोशिश बस उसकी उदासी दूर करने की होती। पर यहाँ अभय ने कभी नहीं चाहा कि उसके मन के अंदर झांके। वह तो बस जी भरकर रो लेने के बाद छाया ने उठकर मुंह पर छींटे मारी, अच्छी तरह हाथ पैर धोकर कपड़े बदले और एक कप कॉफी लेकर बैठ गई। सुबह सवेरे परेशान होने पर यही तरीका था उसका। ना खाने का मन करता है, ना नहाने का। बस एक कप कॉफी लेकर चुपचाप किनारे बैठ जाना। ऐसे में अम्मा अक्सर उसे छेड़ती, ससुराल में ऐसा मलिचपना करोगी तो सास चोटी पकड़कर बाहर निकाल देगी। और बस छोटी वाली बात पर छाया को हंसी आ जाती। इस बॉयकट बाल को कैसे पकड़ेगी सास। और फिर बात बात पर बेवजह खिलखिला पड़ने वाली वही छाया लौट आती। पर अब तो किसी बात पर छाया को खिलखिलाकर हंसी नहीं आती। सास तो छाया की थी नहीं जो चोटी खींचे। हाँ, अब है कब किस बात पर काट खाने दौड़े, कोई भरोसा नहीं। हालांकि अभय का ऐसा स्वभाव बताने पर अम्मा ने उसे ही समझाया था, जी छोटा ना कर छाया, मर्दों को 50 झंझट होते हैं, झल्ला जाता होगा। शाम को उसके आने से पहले खूब अच्छे से तैयार हो जाया करो और जल्दी से खाली होकर कहीं घूम आया करो। सजी सवरी पत्नी देखकर पति की आधी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। पति पत्नी जितना ज्यादा वक्त एक साथ गुजारते हैं, उनमें उतना ही प्यार बढ़ता है। अब अम्मा को छाया क्या समझाए। ज्यादा दुख कहेगी तो बेकार में उसके बारे में सोच सोच कर परेशान ही होगी। सो छाया चाहकर भी नहीं बता पाई कि अभय को सबसे ज्यादा उसके सजने संवरने से ही चिढ़ है। अंजू को जब यह बात पता चली तो वह झट से बोल उठी थी, तू बुरा माने या भला छाया, अभय के अंदर हीन भावना है। तू है गोरी चिट्ठी और सुंदर, और वह है काला। तेरे सजने संवरने पर लोग कह देते होंगे हूर के गले में लंगूर। कहकर अंजू तो हंसती थी, पर छाया सचमुच बुरा मान गई थी। ऐसा नहीं है अंजू, सांवले हैं तो क्या हुआ, उनके फीचर्स तो अच्छे हैं। वैसे भी मर्दों को टॉल डार्क एंड हैंडसम ही अच्छा माना गया है। तो फिर तेरे सजने संवरने पर तुझसे चिढ़कर तुझे खरी खोटी क्यों सुनाता है। अंजू के इस सवाल का जवाब अगर उसके पास होता तो वह अंजू के पास आती। हालांकि छाया को आश्चर्य इस बात पर होता कि उसके अच्छे लगने पर बिदक जाने वाला अभय अपनी भाभी की हर अदा पर कैसे बलिहारी हो उठता। वो कैसे चलती हैं, कैसे मुंह तिरछा करके हंसती हैं, कैसी लिपस्टिक लगाती हैं, वगैरह वगैरह। छाया जानती है कि उसे अपनी जेठानी से ईर्ष्या नहीं है, पर क्या देवर के सामने बार बार आंचल गिरा देने की अदा ही उनके नैन नक्श के सारे ऐब छुपा देती है। आखिर क्यों देवर भाभी के रिश्तों की दुहाई देकर भाभी की गोद में सिर रखकर उनकी कमर में हाथ लपेट लेने वाला अभय उसके 7-8 साल छोटे चचेरे देवर के साथ उसका सहज हाथ से भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। छाया का सिर फिर भारी होने लगा तो वह तेजी से उठ खड़ी हुई। अम्मा को फोन कर लेगी तो इधर उधर की बातें करके हल्की हो लेगी। पता नहीं अम्मा अकेले कैसे रह लेती है। भैया भाभी विदेश क्या जा बसे, परदेसी ही हो गए। हालांकि ये लोग अम्मा को कई बार बुला चुके हैं अपने पास, पर स्वाभिमानी अम्मा हर बार प्यार से मना कर देती। छाया जानती है अम्मा कितना भी कष्ट सह लेगी, पर पराश्रित होकर कभी नहीं रह सकती। अम्मा तन और मन दोनों से ही अकेली हो गई है उसकी शादी के बाद। छाया को अच्छी तरह याद है, जब उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, अम्मा की आवाज अक्सर रूंध जाती थी। पर छाया दुखी ना हो इसलिए ऊपर से वह भरसक सामान्य और कठोर बनी रहती। अम्मा को दुखी देख छाया का जी भी भर आता। कैसे कटेगी अम्मा की जिंदगी उसके बिना। कभी कभी लगता शायद शादी करके वह ठीक नहीं कर रही। वह तैयार भी कहाँ होती थी शादी के लिए, पर अम्मा के आगे वह जीत भी नहीं पाई थी। मेरे कारण तू अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर छाया। आज तू है जो मेरे अकेलेपन के कारण शादी करने से हिचकिचा रही है, तो तू क्या सोचती है तेरे अकेलेपन की चिंता क्या मुझे नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे न रहने पर तू अकेली रह जाएगी। तब उस वक्त तेरा क्या होगा, सोचा है कभी। और अगर मैं भी ना सोचूं इस बारे में, तो
लानत है मुझ पर, फिर काहे की माँ हूँ। अम्मा पल भर को चुप हो उसका मुंह ताकती और फिर शुरू हो जाती। माँ तो बच्चों के लिए सैकड़ों त्याग करती है, अपना स्वार्थ नहीं देखती। अगर अपना स्वार्थ ही देखना होता तो अपने अकेले बेटा बहू को यूं अपने से दूर होने देती, और वो भी तब जब तेरे पापा नहीं रहे और मैं एकदम अकेली पड़ गई। अम्मा पता नहीं पापा की याद में या भैया भाभी के दूर होने के गम में उदास हो कहीं दूर देखने लगती तो छाया उठकर उनके कंधे पर झूल जाती। अच्छा पापा, ढूंढो कोई लड़का, मैं तैयार हूँ, अब तो खुश। और अम्मा भी हंसकर उसके गाल थपथपा देती। अम्मा की यादों में खो सी गई छाया सहसा उठकर तेजी से फोन की ओर बढ़ गई। बार बार फोन करने की सोचकर विचारों में गुम हो जाती। अजीब है वो भी, उसे अपने पर झुंझुलाहट हो आई। कई बार फोन ट्राई करने पर भी जब फोन नहीं उठा तो छाया व्याकुल हो गई। ये फोन क्यों नहीं उठ रहा? अम्मा कहीं गई तो होंगी नहीं, क्योंकि उसके घबराने वाले स्वभाव के कारण ही कहीं जाने से पहले अम्मा उसे सूचित जरूर करती थी। फिर कितनी बार अम्मा से कह चुकी हूँ कि एक मोबाइल ले ले, पर नहीं, उनका वही एक राग, मुझसे नहीं संभलने वाला तुम्हारा ये मोबाइल वोबाइल। अब बुढ़ापे में मुझसे नहीं सीखी जाएगी तुम्हारी ये नई टेक्नोलॉजियाँ। और छाया चुप हो जाती। सही बात है, अम्मा का मन वैसे भी इन चीज़ों में नहीं लगता। और फिर छाया की भी आदत कहाँ है अपना मोबाइल लेकर घूमने की। अक्सर ही घर पर भूल जाती थी। सो एक दिन चिढ़कर अभय ने उससे मोबाइल जो ले लिया तो आज तक वापस नहीं दिया। सहसा छाया को पिछली रात अम्मा के लिए देखा गया भयानक ख्वाब याद आ गया। 2 दिनों से ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और अधिक सर्दी गर्मी दोनों में ही अम्मा का ब्लड प्रेशर गड़बड़ा जाता था। अपने आप दवाई खाने में तो शुरू से ही लापरवाह थी अम्मा। छाया ने रुक रुक कर कई बार फोन लगाया, पर वही ढाक के 3 पात। उसका मन किसी काम में नहीं लग पा रहा था। जब और नहीं रुका गया तो बेचैन छाया ने फटाफट अभय के लिए एक नोट लिखकर टेबल पर रखा, पर्स उठाया और जल्दी से अम्मा के घर के लिए रिक्शा कर लिया। चाहती तो वह अभय को फोन कर लेती, पर जानती थी जरूरत पड़ने पर अभय उल्टी ही बात करेगा, और कई मामलों में तो पता नहीं क्यों सिर्फ अम्मा के लिए ही संवेदनाहीन हो उठता है। कई बार घंटी बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो घबराई छाया ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तभी एक झटके से दरवाजा खुला और सामने गीले बालों में तौलिया लपेटे उससे भी ज्यादा घबराई भीगी भागी सी अम्मा खड़ी थी। कहाँ रहती हो? ना फोन उठाती हो ना दरवाजा खोलती हो। इतनी देर से उमड़ घुमड़ रहे बादल जब पूरे वेग से बरसने लगे तो अम्मा पल भर में सारा माजरा समझ गई। हाय रे भगवान, तू है? मैं भी सोचूं कौन आ गया। अरे पगली, अभी फोन उठाया तो देखा डेड है। सोचा जल्दी से नहा धो लूं तो पीसीओ से तुझे फोन कर लूंगी। तब तक तूफान की तरह आकर तुमने बिन बदली बरसात कर दी। छतरी भी मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। अम्मा की बातों में चुहल का आभास पा छाया शर्मा गई। अम्मा जानती थी कि उनके मामले में छाया बहुत संवेदनशील है। अब उसे सामान्य होते देख अम्मा तैयार होने अंदर चली गई। सब कुछ ठीक देख छाया भी बहुत हल्का महसूस कर रही थी, सो टीवी ऑन करके बैठ गई। कुछ ही देर बीती थी कि सामने भाप उगलती पत्ता गोभी टमाटर की सब्जी और परतदार पराठे देखकर छाया खुशी से चहक उठी। मेरी फेवरेट! क्या टेलीपैथी हो गई थी कि मैं आऊंगी? पता नहीं, पर मेरा मन किया कि आज यही बनाऊं। उसे चटकारे लेकर खाते देख अम्मा संतुष्ट हो बाकी काम निपटाने के लिए उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद बढ़िया सी कॉफी बना देना, बहुत दिन हुए तुम्हारे हाथ की कॉफी पिए। अम्मा की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए उसने सहसा ही छलक आए अपने आंसुओं को तेजी से पोंछ लिया। उसे अम्मा की बनाई यह सब्जी बहुत पसंद थी, तो उन्हें उसके हाथों की कॉफी। अब तो बमुश्किल ही नसीब हो पाता है यह सब जब अम्मा के साथ अकेली होती है तभी, वरना अभय को उसकी कई चीजों की तरह ये दोनों पसंद भी नापसंद है। उसे अच्छी तरह याद है, शादी के बाद जब पहली बार बड़े शौक से उसने यह सब्जी बनाई थी तो अभय ने बिना चखे ही सब्जी का कटोरा उठाकर नाली में पलट दिया था।
बिल्कुल ही बेअक्ल बेवकूफ हो क्या? कभी पत्ता गोभी रस्सेदार बनती है क्या? जरा भी सहूर नहीं है इसे। वह अभय के व्यवहार या कटुक्ति से उतनी आहत नहीं हुई थी जितनी उसके इस प्रकार अपमानित होने पर वहां आई जेठानी को होठ तिरछे करके मुस्कुराते देखकर हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने अंदर की छाया को मारकर अभय की छाया बनने का भरसक प्रयत्न किया, पर ना जाने कब कहाँ क्या गड़बड़ी हो जाती। उसकी हर चहकन, हर खुशी के पल को अभय यूं ही चुटकियों में चूर चूर कर देता। कई बार छाया अभय के व्यवहार को ढके छुपे शब्दों में अम्मा से बयान कर अफसोस जाहिर करती, तो अम्मा बड़े प्यार से उसे समझाने लग जाती। बेटा, शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, एक समझौता ही होती है। मर्द की फितरत कभी नहीं बदलती। वह हमेशा औरत से ही समझौतावादी प्रवृत्ति की उम्मीद रखता है। इसलिए कई मसलों पर कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें ही करना होगा। छाया ऐसे में ढिठाई के साथ अम्मा से बहस करने पर उतर आती। कर दी ना टिपिकल इंडियन वुमेन वाली बात, औरत ही क्यों दबे हर बार। पर अम्मा भी कम चालाक ना थी, बड़ी सफाई से बात घुमा देती। बात दबने या दबाने की नहीं है रे, रिश्तों में एक दूसरे की परवाह करने की है। जब हम कोई नया रिश्ता बनाते हैं तो वह जीवन पर्यंत हमारे साथ रहे, इसलिए अपना स्वाभिमान बचाते हुए झुक जाने को दबना नहीं कहते। और फिर औरत तो तन और मन दोनों से ही ज्यादा लचीली होती है ना, तो स्वाभाविक है कि झुकने की अपेक्षा उसी से ज्यादा होगी। कहाँ खो गई मेरी बबली गर्ल? बात बेबात खिलखिलाने की उसकी आदत के कारण अम्मा प्यार से उसे बबली गर्ल कहती। छाया का मन चाहा कहे, तुम्हारी बबली गर्ल वास्तव में ही कहीं खो गई है, पर कहा नहीं। बेकार में अम्मा को टेंशन देने से क्या फायदा। सिर को हल्के से झटक छाया ने स्वयं को सामान्य कर लिया। आज इतने दिनों बाद अम्मा के पास आई है, तो क्यों फालतू में अतीत का बोझ ढोए या भविष्य की चिंता में मरे। वर्तमान को एंजॉय ना करे। वापस अम्मा की बबली गर्ल बनकर चटर पटर करते दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। होश आया तो कॉल बेल की बेतहाशा चीखती आवाज से। चिहुक कर छाया ने घड़ी की ओर देखा तो घबरा गई। अरे बाप रे, 6 बज गए। अब तक तो अभय भी घर पहुंच गए होंगे। और ये दरवाजे पर कौन बेहुदा है। अनजाने आगंतुक की हरकत पर झल्लाती छाया ने लगभग दौड़ते हुए दरवाजा खोला तो सामने अभय को देख हड़बड़ा गई। पर इससे पहले कि वह कुछ कह सके, अभय पूरी ताकत से उस पर बरस पड़ा। बेवकूफ औरत, बिना बताए चली आई। फोन करके पूछ नहीं सकती थी कि मैं जाऊं कि नहीं। कौन सा आसमान टूट पड़ा था जो शाम तक मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। घबराहट और अपमान से छाया रो पड़ी, तो शोर शराबा सुनकर बाहर आ चुकी अम्मा उसे चुप कराती हुई अभय को शांत करने मनाने का प्रयत्न करने लगी। पहले तो अभय ने उनकी बातों का कोई प्रत्युत्तर दिए बिना अपना प्रलाप जारी रखा, पर फिर मानो वह पूरा बेशर्म हो गया। आप चुप ही रहिए तो अच्छा होगा। यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है। वैसे भी अब आप अपनी बेटी की शादी कर चुकी हैं, तो उस पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली। पल भर को मानो अम्मा और छाया दोनों को ही सांप सूंघ गया हो। अपमान से लाल हुआ अम्मा का चेहरा देखकर छाया पलटकर अभय को कुछ कहने चली, पर तभी जैसे सब कुछ भाप कर अम्मा ने कसकर उसका हाथ दबा दिया। अम्मा कितनी स्वाभिमानी है। छाया यह बात जानती थी, पर शायद सिर्फ उसका मुंह देखकर वे अपमान का घूंट पी गई थी। सहज होने की भरसक कोशिश करते हुए उन्होंने हौले से छाया का कंधा थपथपाया दिया। जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। तब तक मैं तुम दोनों का खाना पैक कर देती हूँ। घर जाकर कहाँ बनाओगी। ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। भाभी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसे घर छोड़कर उनके यहाँ जाऊंगा। डॉक्टर को दिखाना है उनको। क्यों, आप क्यों जाएंगी। भैया कहाँ हैं। कंट्रोल करते करते भी छाया की आवाज़ तल्ख हो उठी थी। जरूर पिछले महीने की तरह ही तबीयत खराब होगी। छाया को हैरानी हुई थी। देवर ही सही, पर था तो गैर मर्द ही। भैया को दौलत और काम का नशा था
और यहाँ उनकी पत्नी ने उनके भाई को किसी और नशे में डुबो रखा था। अब तुम मुझे बताओगी कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं? रोकोगी मुझे? इससे पहले कि छाया के कुछ कहने से स्थिति विस्फोटक होती, अम्मा फिर रेफरी बन गई। असल में बेटा, इसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसी से तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और बेटा छाया, चलो देर हो जाएगी, तैयार हो जाओ। बात को तेजी से दूसरी ओर पलट अम्मा छाया को लगभग ढकेलती सी अंदर ले गई। अगले 2-3 दिन दोनों के बीच तलवारें तो खींची रही, पर युद्ध की नौबत नहीं आई। जिंदगी लगभग रूटीन ही चल रही थी कि अचानक घर से अम्मा की मेहरी का घबराया हुआ फोन आया। अम्मा गश खाकर गिर पड़ी थी। पता नहीं कब से बेहोश थी। जब मालती काम करने आई, पड़ोस के डॉक्टर को वह बुला तो लाई थी, पर छाया को भी जल्दी से आने को कह उसने फोन काट दिया। अभय को ऑफिस में सूचित कर छाया तुरंत निकल पड़ी। वहां पहुंचने पर डॉक्टर से पता चला अम्मा का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट दोनों बहुत लो हो गए थे, जिससे संभवतः वे चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। एनीमिक तो वह थी ही, दवा के साथ उनको भरपूर आराम की भी जरूरत थी। डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट कहकर डॉक्टर तो चला गया, पर छाया परेशान कैसे ना होती। अगर आज मालती न आई होती तो? अम्मा अब पूरी तरह होश में थी। उनको दिलासा देने की कौन कहे, उल्टे वो छाया को दिलासा दे रही थी। अभय ने दिन में तो आने की जहमत नहीं उठाई, पर शाम को भी कुछ तना तना सा ही आया। घर नहीं चलना है क्या? उसे अस्त व्यस्त देख अभय ने आते ही सवाल दाग दिया। यह क्या रोज रोज का नाटक बना लिया है तुमने? अभी कुछ दिन पहले बिना बताए भाग आई और आज सीधे एक फोन करके कह दिया जा रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? बोलो, इस वक्त घर नहीं चलना क्या? अभय घूम फिर कर मुर्गे की डेढ़ टांग पर आ गया। इनकार में सिर हिलाती छाया ने अपने को भरसक सामान्य शांत रखा था। अम्मा दवा के प्रभाव में सुकून से सो रही थी और वह बेमतलब अभय से तनाव बढ़ाकर उनके चैन में खलल नहीं डालना चाहती थी। जरा मैं भी तो सुनूं कि अब की बार कौन सा नया ड्रामा खेला जा रहा है। छाया को इनकार करते देख अभय की आवाज फिर 7वें सुर तक जा पहुंची थी। धीरे बोलिए, अम्मा सो रही हैं। छाया ने अभय को शांत करने के लिए घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया, पर अभय ने इतनी तेजी से उसे झटका दिया कि वह बगल के सोफे पर जा गिरी। तू पहले मेरी बात का जवाब दे। अभय का स्वर अभी भी उतना ही ऊंचा था। प्लीज शांत रहिए। अम्मा की तबीयत काफी खराब हो गई थी, अभी भी बहुत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है टेंशन से उनकी तबीयत फिर बिगड़ सकती है। 2-4 दिनों की ही बात है। आई प्रॉमिस, अम्मा की तबीयत ठीक होते ही मैं चली चलूंगी। तब तक आप भी रात को यहीं रुक जाइए। रुआसी हो छाया अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के आगे हाथ जोड़ रही थी। भाड़ में जाए तू और तेरी अम्मा। मैंने तेरी माँ का ठेका ले रखा है क्या? बस। छाया की दहाड़ती आवाज और जुड़े हुए हाथ की बजाय अपनी ओर उठी उंगली ने एक झटके से अभय की चीखती आवाज पर विराम लगा दिया। बस, बहुत बक चुके। छाया बिफरी हुई शेरनी की तरह उसके सामने तन कस खड़ी हो गई थी। ठेका लो तुम अपनी भौजाई का। मेरी माँ को तुम जैसे इंसान के सहारे की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, छाया की तनी हुई उंगली मानो युद्ध की दुदुम्बी बजाती कोई तुरही हो। आइंदा तमीज से बात करना मुझसे। ना तो मैं और ना ही मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी है। गुस्से से लाल हुई छाया शब्दों को चबा चबा कर जुगाली करती सी बोल रही थी। पहली बात तो यह अच्छी तरह समझ लो, और दूसरी बात भी कान खोलकर सुन लो। बीवी समझकर प्यार और इज्जत से पेश आओगे तो खुशी से जूते भी साफ करूंगी, लेकिन अगर अपना गुलाम समझने की भूल की तो? आवेश से थरथराती छाया आगे के शब्द सप्रयास ही पी गई। 1 साल से अभय की दी हर चोट पर आंसू बहाने या फिर उसके हर वार को हंसकर झेलने वाली छाया का यह फुफकारता नया रूप पल भर को शायद अभय को भी सहमा गया। थोड़ी देर छाया को खा जाने वाली नजरों से घूरता अभय पता नहीं क्या सोचकर बिना बात आगे बढ़ाए तेजी से बाहर निकल गया। की बार
आंखों में दुख की बजाय एक अजीब से संतोष के आंसू लिए छाया ने धीरे से बेआवाज दरवाजा बंद किया और शांतिपूर्वक कॉफी बनाने रसोई की तरफ मुड़ गई। छाया के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अब उसने मन ही मन यह ठान लिया था कि वह अब चुप नहीं रहेगी, क्योंकि चुप रहना कमजोरी की निशानी है।